हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे और साथ में अपने ख्याल भी रख रहे होंगे फ्रेंड। तो चलिए आज हम लोग का जो वीडियो रहेगा वो करंट जनवरी 2023 के करंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यानी कि आज से हम लोग अपना मंथली करंट को शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम एकदम पास आ गया है और एग्जाम को देखते हुए हम लोग को रिवीजन को अपना तेज कर देना है। तो हम लोग मंथली करंट पढ़ेंगे और फिर एक बार पूरे को मिक्स करके पढ़ेंगे। और देखिए फिर एग्जाम में बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग, तो बिहार के भी करंट आते हैं तो नेशनल भी करंट आते हैं। तो नेशनल करंट की संख्या ज़्यादा होती है बिहार की अपेक्षा, तो हम लोग एक वीडियो में नेशनल करंट को ले लेंगे और फिर एक वीडियो लाएंगे जनवरी का ही, बिहार के सारे करंट उसमें रहेंगे। और इस तरह से नेशनल और बिहार दोनों को हम लोग पढ़ते चलेंगे और अपने एग्जाम से पहले हम लोग इसको 3-4 बार लगभग में रिविजन कर लेंगे, जिससे हम लोग की जो वहाँ पे एग्जाम में हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा। क्यों फ्रेंड? तो हम लोग अपनी तैयारी को मस्त रखते हैं, तैयारी को अच्छे तरीके से करेंगे तो ये 30 से 35 नंबर का जो करंट होता है उसमें हम लोग 28 से 29 तक पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे। क्यों फ्रेंड? तो चलिए अपने तैयारी को और जबरदस्त करते हैं, मजबूत करते हैं। देखिए फ्रेंड, हम लोग एक पेज पर अपना सारा करंट को लिखे हुए हैं ऐसे, और यही करंट हम लोग अपना डिस्कस करेंगे। जो आप लोग को याद होगा वो आप लोग तो सही टिक करते जाइएगा, मतलब अपना माइंड में उसका रिवीजन करते जाइएगा, और जो नहीं याद होगा उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। हम भी नोट करेंगे, आप लोग भी करते जाइएगा। क्यों फ्रेंड? तो देखिए, ये मंजिल भी कितनी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। ये मंजिल इतनी ये मंजिल भी इतनी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। पर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं फ्रेंड। वहाँ तूफान भी हार मान लेते हैं जहाँ कश्तियाँ अपने जिद पर अड़ी होती है। तो देखिए फ्रेंड, मुश्किलें कितनी भी आए पर हम लोग को हारना और डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग चलते रहेंगे तो एक एक वो कश्तियों भी वहाँ पे तूफान भी हार मान जाते हैं जब कश्तियाँ अपने जिद पर अड़ी होती है। तो जिद्दी बनना है फ्रेंड, जिद्दी बनना है अपने लक्ष्य के प्रति। चाहे कुछ भी मुसीबत है, कितना भी संघर्ष करना पड़े, पहले अपने मंजिल को पाएंगे, ये जिद्दी रखना है हम लोग को। क्यों फ्रेंड? तो चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तैयार है आप लोग? हम भी तैयार है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करते जाएं, क्योंकि जो है यही सुविधा है फ्रेंड, ऐसे ही हम पढ़ा सकते हैं। और ऐसे चलिए फ्रेंड, धीरे धीरे अपना कुछ ना कुछ इसमें तो होते चलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? तो पहला क्वेश्चन है कि बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बेंजामिन नेतन्याहू जो है, बेंजामिन, पहला क्वेश्चन है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं फ्रेंड? तो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रेंड? तो ये बने हैं इजराइल के। कहाँ के बने हैं फ्रेंड? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और वो जो ये कितनी बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं फ्रेंड? तो ये 6ठी बार बने हैं। कितनी बार बने हैं? 6वीं बार ये जो है वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और ये 6ठी बार बने हैं, 6वीं बार ये बने हैं। ठीक फ्रेंड? तो ये बात क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक, तो यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के बने हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लूला डी सिल्वा। देखिए फ्रेंड, हम इस जो करंट इसमें जो जनवरी 2023 के करंट लिए हैं उसको टॉपिक बाय टॉपिक सजा करके रखे। जैसे पहले नियुक्तियां रखे हैं, फिर योजना रखे हैं, फिर पुरस्कार रखे हैं, फिर दिवस रखे हैं। इस तरह से हम इसमें सजा करके लगभग 40 क्वेश्चन इसमें हम लिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लूला डी सिल्वा, कौन फ्रेंड? लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लूला डी सिल्वा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं फ्रेंड? ब्राजील के। किस देश के बने हैं? ब्राजील के। यानी कि ये जो है वो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के फ्रेंड? ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन फ्रेंड? तो लूला डी सिल्वा। ठीक, और ये कितनी बार बने फ्रेंड? तो ये 3री बार बने हैं। कितनी, कौन सा इसका, ये 3री बार ये प्रधान वहां के राष्ट्रपति बने हैं, 3री बार। ठीक, तो लूला डी सिल्वा कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं फ्रेंड? तो वो ब्राजील के बने हैं। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। देखिए ये किनको हरा करके किसके स्थान पे ये बने हैं? तो बोल्सोनारो के स्थान पे। किसको फ्रेंड? बोल्सोनारो की जगह लिए हुए हैं कौन? लूला डी सिल्वा।
ठीक, तो ये क्वेश्चन बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बने हैं इजराइल के। और लूला डी सिल्वा कहाँ के नए राष्ट्रपति बने फ्रेंड, तो ब्राजील के। दो बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्रिस हिपकिंस, कौन फ्रेंड, क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस हिपकिंस कौन है फ्रेंड, क्रिस हिपकिंस, क्रिस हिपकिंस जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बने फ्रेंड न्यूजीलैंड के। कहाँ के बने हैं फ्रेंड, न्यूजीलैंड के, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए फ्रेंड, तो क्रिस हिपकिंस बने हैं। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो क्रिस हिपकिंस। तो ये तीनों विदेश की जो नियुक्तियां है उसको ध्यान रखिएगा कि बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इजराइल के। लूला डी सिल्वा कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ब्राजील के। उसके बाद जो क्रिस हिपकिंस है वो कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो न्यूजीलैंड के। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक फ्रेंड, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे फिर तीन क्वेश्चन यहाँ देख लिए, फिर 3 क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे हम लोग याद करते जाएंगे। ठीक, देखिए उसके बाद अब हम लोग 3 नियुक्तियां हुई थी मुख्य रूप से जनवरी में, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं पुरस्कार में। ठीक फ्रेंड, तो देखिए पहला पुरस्कार क्या है फ्रेंड, कि पहला क्वेश्चन वो है कि प्रथम KR गौरी अम्मा पुरस्कार किसे दिया गया है। यानी कि KR अम्मा गौरी पुरस्कार पहली बार दिया गया है, किसे दिया गया है फ्रेंड, केरल की तरफ से दिया जाता है। तो ये दिया गया है फ्रेंड, किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है एलिडा गवेरा को। किसे दिया गया है, एलिडा गवेरा को। देखिए KR अम्मा गौरी अम्मा, KR गौरी अम्मा, ये जो पुरस्कार है यह किसे दिया गया है फ्रेंड, तो ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है एलिडा गवेरा को। किसे दिया गया है फ्रेंड, डॉक्टर एलिडा गवेरा को, एलिडा गवेरा को ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कि जो KR गौरी अम्मा जो पुरस्कार है केरल के द्वारा दिया जाता है, यह किसे दिया गया है फ्रेंड, तो एलिडा गवेरा को। ठीक, ये जो एलिडा गवेरा है फ्रेंड, ये क्यूबा में जो बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, या जो बोलते हैं कि प्रवासी जो बच्चे होते हैं, मजदूरी जो करते रहते हैं बच्चे, उन सभी के लिए एक घर का संचालन करती है। ये कौन है, ये तो एलिडा गवेरा। तो इन्हीं को दिया गया है KR गौरी अम्मा पुरस्कार। ठीक फ्रेंड, अगला पुरस्कार क्या है कि असम वैभव सम्मान, असम का सर्वोच्च सम्मान है वैभव सम्मान। ये किसे दिया गया है फ्रेंड, तो वो दिया गया है फ्रेंड कि तमन सैकिया को। किसे दिया गया है, तमन सैकिया को। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव, कौन सा है, असम वैभव सम्मान किसे दिया गया फ्रेंड, असम वैभव सम्मान किसको दिया गया है फ्रेंड, तो असम वैभव सम्मान दिया गया है तपन, डॉक्टर तपन सैकिया को। इनका नाम है तपन सैकिया। कौन है फ्रेंड, तपन सैकिया। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर के ये डॉक्टर है। तो इनका नाम क्या है फ्रेंड, तो तपन कैसिकी, क्या नाम है, सैकिया, तपन सैकिया, जिनको असम का सर्वोच्च सम्मान वैभव सम्मान दिया गया है। किसको, तो तपन सैकिया को, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर के डॉक्टर है। ठीक फ्रेंड, कैंसर के स्पेशलिस्ट है। ठीक, चलिए अगला पुरस्कार क्या है फ्रेंड कि गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस किस सॉन्ग को दिया गया है। यानी कि गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार है वो किस सॉन्ग को दिया गया है फ्रेंड, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, अगला पुरस्कार कौन सा है, गोल्डन ग्लोबल जो अवार्ड है
वो किस सॉन्ग को दिया गया है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो है वो किस सॉन्ग को दिया गया है, तो वो दिया गया है फ्रेंड नाटू नाटू को, जो कि साउथ मूवी RRR का सॉन्ग है नाटू नाटू, जिसको गाने वाले हैं कौन फ्रेंड, तो ये क्या नाम है उनका, किरवानी जी, MM किरवानी। तो ये किसको दिया गया है फ्रेंड, तो ये दिया गया किस फिल्म किस सॉन्ग को दिया गया है, तो वो सॉन्ग कौन सा है फ्रेंड, तो वो सॉन्ग है नाटू नाटू। कौन सा सॉन्ग है, नाटू नाटू, जिसके गायक कौन है फ्रेंड, तो MM किरवानी। ये जो एग्जाम हुआ था, पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा था कि नाटू नाटू के गायक कौन है, तो MM किरवानी, MM किरवानी। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। तो ये नाटू नाटू जो सॉन्ग है वो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी जीता हुआ है। ठीक फ्रेंड, तो ये तीनों अवार्ड फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो डॉक्टर KR अम्मा गौरी अम्मा पुरस्कार किसको दिया गया फ्रेंड, तो एलिडा गवेरा को। ठीक, और उसके बाद अगला पुरस्कार कौन सा है, असम का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार किसको दिया गया है फ्रेंड, तो वो दिया गया है तपन सैकिया को। ठीक, तपन सैकिया को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला पुरस्कार है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किस सॉन्ग को दिया गया है, तो नाटू नाटू को। ठीक फ्रेंड, और नाटू नाटू के गायक कौन है, तो MM किरवानी। याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड इस तीनों क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए फिर से हम लोग अगला 3 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला फिर से आगे के क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो अगला पुरस्कार है कि 71वां मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता कौन रही है। जो 2023 में 71वां जो 21 जो क्या बोलते हैं मिस यूनिवर्स जो खिताब है वो किसने जीता है, तो इसको भी आप लोग को लिखते चलना है। देखिए फ्रेंड क्या है फ्रेंड कि 71वां जो है वो 71 नंबर का जो मिस यूनिवर्स है, मिस यूनिवर्स, ये कौन बनी है फ्रेंड, मिस यूनिवर्स कौन बनी है फ्रेंड, तो इस बात को याद रखिएगा कि कौन बनी है फ्रेंड, तो ये बनी है जो USA की रहने वाली है, जिनका नाम है बोनी ग्रेवियल। क्या नाम है, बोनी ग्रेवियल, बोनी ग्रेवियन, जो कि USA की है। कहाँ की है फ्रेंड, अमेरिका की है। तो जो 71 नंबर का मिस यूनिवर्स का खिताब है वो किसने जीता है, तो बोनी ग्रेवियन ने। ठीक, जो कि USA की है। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए अगला पुरस्कार कौन सा है, तो गोल्डन कैलाश अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। अगला पुरस्कार है गोल्डन कैलाश अवार्ड। अगला पुरस्कार कौन सा है फ्रेंड, गोल्डन कैलाश अवार्ड। गोल्डन कैलाश अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। देखिए फ्रेंड ये जो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आयोजित हुआ था, उसी में ये पुरस्कार दिया गया था गोल्डन कैलाश अवार्ड। और किस फिल्म को दिया गया था, तो नरेरा एक फिल्म है राजस्थान का। कौन सा फिल्म है फ्रेंड, नरेरा है। कौन सा फिल्म फ्रेंड, नरेरा फिल्म को दिया गया है। और ये नरेरा फिल्म जो है वो एक राजस्थानी फिल्म है। कौन सा है फ्रेंड, एक राजस्थानी फिल्म है, उसी को दिया गया है गोल्डन कैलाश अवार्ड। तो याद रहेगा फ्रेंड कि पहला ये वाला अवार्ड 71 नंबर का मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो बोनी ग्रेवियल, जो कि USA की है, ग्रेम्बियल। उसके बाद गोल्डन कैलाश अवार्ड किसको दिया गया है, किस फिल्म को, तो नरेरा फिल्म जो है वो एक राजस्थानी फिल्म है, तो इसको गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया है। 2 याद रहेगा। अगला अवार्ड देखते हैं फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है फ्रेंड, 2023 में किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है उड़ीसा के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। 2 संस्थाओं को दिया गया है, एक उड़ीसा के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है और दूसरा जो है लुंगलई
जो फायर स्टेशन है मिजोरम का, उन दोनों को दिया गया है। तो किसको दिया गया फ्रेंड? तो दिया गया है ये उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, ठीक फ्रेंड। और उसके अलावा एक और संस्था को दिया गया है, और वो कौन सा है फ्रेंड? तो लुंगलई है, जिस लुंगलेई जो फायर स्टेशन है, कहाँ पे है फ्रेंड ये? तो ये है मिजोरम में। कहाँ पे है? मिजोरम में। इन दोनों संस्थाओं को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 में इन दोनों संस्थाओं को दिया गया है। किसको? तो उड़ीसा का जो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसको दिया गया है, और जो मिजोरम का लुंगलई फायर स्टेशन है उन दोनों को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। याद रहेगा फ्रेंड। तो फिर से एक बार देखते हैं, 71 नंबर का मिस यूनिवर्स कौन है बनी है फ्रेंड? तो बोनी ग्रेम्बियल बनी है, यूएसए की। उसके बाद है कि गोल्डन कैलाश अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो नरेरा, जो कि राजस्थान की फिल्म है। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है फ्रेंड? तो उड़ीसा राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और जो मिजोरम का लुंगलई फायर स्टेशन है उन दोनों को दिया गया है। याद रहेगा। चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं फ्रेंड। तो जो 2023 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? अगला क्वेश्चन है कि 2023 का पद्म विभूषण है वो कितने लोगों को दिया गया है? तो 2023 का जो पद्म विभूषण है वो 6 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है फ्रेंड? 6 लोगों को। तो अगला क्वेश्चन, पहले इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करना है तो, नहीं तो याद करते जाइएगा तो और अच्छी बात है। चलिए मिटाते हैं हम इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2023 का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, 2023 का पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया फ्रेंड? तो ये 6 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को। और ये 6 नाम को याद रखना जरूरी है, ठीक फ्रेंड। कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा। एक नंबर पे ऐसे देखिएगा तो एक है जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी, जो कि आर्किटेक्ट वास्तुकार है एक, जो कि सबसे पहले पुलित्जर अवार्ड पाने वाले ये भारतीय हैं। तो वो कौन है? जो इनका नाम है बालकृष्ण दोषी, ठीक, एक वास्तुकार है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर याद रखिएगा जाकिर हुसैन। कौन है फ्रेंड? जाकिर हुसैन, जो कि तबला वादक है। कौन है फ्रेंड? तबला वादक है जाकिर हुसैन, याद रहेंगे। अगर तीसरे नंबर पर देखते हैं फ्रेंड, एक है बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, और एक है मुलायम यादव, जो कि यूपी में क्या है, यूपी में नेता है। तो ये मुलायम यादव को भी ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद एक और याद रखिएगा, अगले नंबर पे कौन आते हैं फ्रेंड? तो उनका नाम है, एक और रहते हैं जिसका नाम है दिलीप महालनोबिस। कहाँ के फ्रेंड? पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, दिलीप महालनोबिस। तो ये चौथे नाम याद रखिएगा। 5 नंबर पे और किसको दिया गया फ्रेंड? तो एक है जिनका नाम है SM कृष्ण। कौन है? SM कृष्ण। ये SM कृष्ण एकमात्र भारतीय विदेशी पुरुष है जो कि यूएसए में रहते हैं, यूएसए के रहने वाले हैं। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन है? तो SM कृष्ण, याद रहेंगे फ्रेंड। उसके बाद छठे नंबर पे एक और अवार्ड किसको दिया गया फ्रेंड? तो एक दिया गया है श्रीनिवास वर्धन को। ये 6 लोगों को दिया गया। किनको? बालकृष्ण दोषी को, ठीक, जो कि वास्तुकार है,
और उसके बाद जाकिर हुसैन को दिया गया है जो एक तबला वादक है। मुलायम सिंह यादव जो कि एक नेता है, एक राजनेता है। दिलीप महालनोबिस जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। एस.एम. कृष्ण को दिया गया है जो यूएसए के हैं, और एक श्रीनिवास वर्धन को भी दिया गया है। यानी कि ये 6 लोगों को ये अवार्ड जो है वो पद्म विभूषण 2023 दिया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड किसको किसको, चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आप लोग भी याद कीजिए। पहले नंबर पे याद रखिएगा किसको, बालकृष्ण दोषी, ठीक। दूसरे नंबर पे कौन है, जाकिर हुसैन। तीसरे नंबर पर किसको याद रखिएगा कि मुलायम यादव जी को। चौथे नंबर पर किसको याद रखिएगा फ्रेंड, तो वो है एक एस.एम. कृष्ण। 5 नंबर पर किसको याद रखिएगा फ्रेंड, तो वो है क्या बोलते हैं, श्रीनिवास वर्धन जी। और उसके बाद एक और है जिन वो छूट गए हैं, जिनका नाम है दिलीप महालनोबिस। मार्कर गिर गया है। तो कौन कौन है फ्रेंड, फिर से एक बार देखते हैं। तो एक नंबर पे याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी, फिर जाकिर हुसैन, मुलायम यादव, फिर दिलीप महालनोबिस, उसके बाद एस.एम. कृष्ण, और उसके बाद एक और है जिनका क्या नाम है फ्रेंड, तो वो है श्रीनिवास वर्धन। तो ये 6 लोगों का नाम आप लोग को याद रखना है, ठीक फ्रेंड, 6 लोगों को मिला है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अवार्ड। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था 2023 में, जनवरी से ही शुरू हो गया था, उसमें जो किसने अवार्ड जीता हुआ है तो उसको आप लोग को देखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, इसमें फ्रेंड मेल का खिताब किसने जीता है, फीमेल का खिताब किसने जीता है, और एक और है जिसका नाम है डबल्स में किसने जीता है। ये तीनों हम लोग याद रखेंगे। तो मेल में जीते हैं फ्रेंड नोवाक जोकोविच, कौन है, सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच। और फीमेल में जीती है फ्रेंड एलिना सबलेंका, क्या नाम है, एलेना सबलेंका, उन्होंने जीत लिया है इस अवार्ड को। उसके बाद अगर डबल्स में बोले फ्रेंड, डबल्स में किसने जीता है, तो राफेल और एस्टेफनी, ब्राजील की रहने वाली एस्टेफनी है, राफेल जो कि स्पेन के रहने वाला, इन्होंने जीत लिया है। किसको हरा के फ्रेंड, तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, इन दोनों लोगों को हरा करके ये अवार्ड जीत चुकी हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये सानिया मिर्जा के लिए बहुत बुरा दिन था, क्योंकि सानिया मिर्जा का ये लास्ट ओपन था और उसमें भी वो हार गई थी, ठीक। तो उसके बाद वो संन्यास ले ली थी, तो ये जो है हार गई थी, तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड याद रखिए कि मेल में किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं फ्रेंड, सर्बिया के। उसके बाद एक और फीमेल में किसने जीता है फ्रेंड, तो एरिना सबलेंका, कौन से जीता है, एरिना सबलेंका, ठीक, याद रखिएगा। और एक आता है फ्रेंड डबल्स में किसने जीता है, डबल्स ग्रुप में किसने जीता है फ्रेंड, तो जीता है फ्रेंड राफेल स्पेन के, और एस्टेफनी ब्राजील की, इन्होंने जीता है। और किसको हराया, किसको है, हराया किसको फ्रेंड, तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जो की जो जोड़ी है, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, इनकी जोड़ी को हरा दिए हैं राफेल और स्टेफनी ने, और जीत लिए हैं डबल, यानी कि ग्रुप का जो अवार्ड है, वो ग्रुप में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रुप का जो विजेता रही है वो कौन रहा है, तो राफेल और स्टेफनी, हरा के किसको, तो हराई है सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को। और जो मेल में किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। और फीमेल में कौन जीत गई है, तो एलिना सबलेंका। तो ये चारों नाम जो है वो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़्यादा पूछने की संभावना इसकी रहती है फ्रेंड, क्योंकि ये सानिया मिर्जा का लास्ट ओपन था और इसमें भी हार गई थी, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना है, ठीक फ्रेंड, तो आप लोग को याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ठीक। देखिए अगर हम लोग बात करें, ये आप लोग का हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। जो 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था, 6 लोगों को दिया गया था, बालकृष्ण दोषी को, जाकिर हुसैन को, मुलायम यादव जी को, दिलीप महालनोबिस को, एस.एम. कृष्णा को, श्रीनिवास वर्धन को, 6 लोगों को दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में मेल का खिताब जीते हैं नोवाक जोकोविच, फीमेल का खिताब जीती है एलिना सबलेंका, और डबल्स में राफेल और स्टेफनी ने जीत लिए हैं, और हराया किसको है, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को। तो इस सारे क्वेश्चन 2 भी आप लोग को नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
देखिए फ्रेंड, एक साथ हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाते क्योंकि बोर्ड छोटा है, और छोटा है तो अगर हम छोटा छोटा लिखेंगे तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि दो एक साथ दो तीन तीन क्वेश्चन ही लेकर के आप लोग को समझाएं। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 15वां जो हॉकी विश्व कप हुआ था उसमें विजेता देश कौन रहा है। यानी कि अगला क्वेश्चन है कि जो 15वां जो हॉकी हुआ था हमारे भारत में हुआ था, हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था फ्रेंड, हमारे भारत की उड़ीसा में, जो बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया गया था वहां पे, तो जो 2023 में हुआ था। ठीक फ्रेंड, तो इसमें कौन कौन विजेता रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग को विजेता का नाम याद रखना है, विजेता देश कौन सा था। उसके बाद आप लोग को याद रखना है कि उप विजेता कौन सा था। ठीक फ्रेंड, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये किसी भी कोई भी खेल से रिलेटेड आप लोग पढ़ रहे हैं करेंट, तो उसमें ये तीन बातें तो याद रखना जरूरी है कि ये कहाँ आयोजन हो रहा है, इसका विजेता कौन है और उप विजेता कौन है। ठीक फ्रेंड, तो देखिए ये जो आयोजन हुआ था ये हमारे भारत के उड़ीसा में हुआ था, जो कि भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ पर फ्रेंड, तो भारत के उड़ीसा में, उड़ीसा भारत में, और यहाँ पे उड़ीसा में भी भुवनेश्वर में जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहां पे ये आयोजन हुआ था। ठीक, और इसमें विजेता देश कौन सा फ्रेंड था, तो इसमें विजेता देश बना था जर्मनी। कौन बना था फ्रेंड, जर्मनी। और किसको हरा करके फ्रेंड, तो बेल्जियम को हरा करके, किसको हरा करके, बेल्जियम को हरा करके। तो ये बात याद रखिएगा कि जो 15वां विश्व हॉकी कप 2023 हुआ था इसका आयोजन हमारे भारत के उड़ीसा में हुआ था, और उसके बाद ये इसमें विजेता जर्मनी रहा था और उप विजेता कौन रहा था फ्रेंड, तो बेल्जियम। ठीक फ्रेंड, तो ये तीनों बातों को याद रखना है, विजेता जर्मनी था, बेल्जियम उप विजेता था और इसका आयोजन भारत में हुआ था। ठीक, तो ये इस कप से ये तीन बातों को आप लोग को याद रखना जरूरी है। ठीक फ्रेंड, चलिए तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है कि अंडर 19 महिला T20 जो विश्व कप है 2023 ये कहाँ पे हुआ था, किसने जीता था और किसने हारा था, ये बात को याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन 2023 का जो 2023 वाला है इसका आयोजन कहाँ हुआ है फ्रेंड, इस बात को याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक, पहले तो इसका आयोजन जानिए कि ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, उसके बाद जानेंगे फ्रेंड कि इसके विजेता कौन था। ठीक फ्रेंड, जानेंगे फिर उसके बाद इसका उप विजेता कौन था, उप विजेता कौन था, ये सारी बातों को आप लोग को जानना है। तो देखिए फ्रेंड, इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन पहले हुआ था फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, लिखिए दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ था फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, और इसके विजेता देश कौन सा रहा था फ्रेंड, तो इसमें हमारा भारत जीता हुआ था, हमारा भारत जो है वो विजेता रहा। और किसको हरा करके ये भारत जीता था फ्रेंड, तो इंग्लैंड को हरा करके, किसको हरा करके फ्रेंड, इंग्लैंड को हरा करके। ठीक, यानी कि जो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 हुआ था वो कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। किसने जीता था फ्रेंड, भारत ने। किसको हरा करके, तो इंग्लैंड को हरा करके। ये तीन बातों को इस वर्ल्ड कप से भी याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड फिर से एक बार देखते हैं। तो 15वां जो हॉकी विश्व कप 2023 हुआ था इसका आयोजन हुआ था भारत के उड़ीसा में, इसका विजेता जर्मनी था और उप विजेता बेल्जियम था। अगर नीचे आते हैं तो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जीता था भारत, हारा था इंग्लैंड। याद रहेगा फ्रेंड, तो ये दोनों जो पुरस्कार है, कहिए तो खेल का जो अवार्ड है उसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक फ्रेंड, तो इसको जल्दी से नोट करिए, साथ साथ में नोट करते चलिए फ्रेंड। तो ये जितने थे, जितने अभी हम लोग पुरस्कार पढ़े वो 2023 में दिया गया महत्वपूर्ण पुरस्कार था, 2023 के जनवरी में दिया गया महत्वपूर्ण पुरस्कार था। और इसको आप लोग को नोट करके रखना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा, तो इधर ही कहीं से आएगा। ठीक फ्रेंड, तो चलिए हम लोग का पुरस्कार का चैप्टर, ये पुरस्कार यहाँ पे खत्म हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं योजना। जनवरी 2023 में कौन कौन सा राज्य कौन कौन सी योजनाओं को शुरू किया है, अब हम लोग योजना का इसमें देखते हैं। ये हो गया, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो पहले योजना में क्या हो गया कि उद्यान उत्सव 2023। कौन सा उत्सव फ्रेंड, उद्यान उत्सव। कौन सा फ्रेंड, जो उद्यान उत्सव है, उत्सव 2023,
इसका आयोजन कहाँ हुआ था और किसने किया था, ये बात को पहले ध्यान रखिएगा। तो इसका आयोजन जो हुआ था फ्रेंड, ये हुआ था नई दिल्ली में। और किसने किया था, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड, तो इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। ठीक फ्रेंड, और किसने किया था, तो द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी राष्ट्रपति है, उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था मुंबई में। तो याद रखिएगा कि उद्यान उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। किसने किया था फ्रेंड, तो ये की थी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये फ्रेंड इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसकी शुरुआत की थी वो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड, तो अगला था कि जो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था, ये अभी आयोजन पढ़ रहे हैं फ्रेंड। तो जो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, किसका आयोजन फ्रेंड, देखिए कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस का 2-3 आयोजन होता है, जैसे कि विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। तो इसी तरह से ये जो अभी क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका आयोजन जो हुआ था फ्रेंड, वो हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था फ्रेंड, तो वो हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड, वो हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था फ्रेंड, गुजरात के अहमदाबाद में। और ये कौन सा क्रम का था, तो 30वां क्रम का था। 30 नंबर का ये आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड, तो अहमदाबाद में। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बाल वाला है, ये ध्यान रखिएगा। एक राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस भी आता है और यहाँ पे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड, तो ये इसका आयोजन हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। ये 30वीं इसका आयोजन था, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि स्मारक मित्र योजना, जो स्मारक मित्र योजना है, किसने शुरू किया था। ठीक फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक योजना है जिसका नाम है स्मारक, ठीक, कौन सा है, स्मारक मित्र योजना। कौन सा है फ्रेंड, स्मारक मित्र योजना। ये किसने शुरू किया था फ्रेंड, किसने शुरू किया है स्मारक मित्र योजना, तो ये हमारे जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था फ्रेंड, स्मारक मित्र योजना। तो जो हमारे भारतीय पुरातात्विक रुक जाइए फ्रेंड, हाँ, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, इस योजना को। और ये जो योजना है वो गोद लेने वाली योजना है, उसी के स्थान पे इस योजना को शुरू किया गया है, जिसका नाम है स्मारक मित्र योजना। किसने शुरू किया है फ्रेंड, तो ये शुरू किया है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा, इसको शुरू किया गया है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। पहला क्या है, उद्यान उत्सव 2023 कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। और किसने शुरू किया था, तो द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था। तो अगर बाल कांग्रेस का आयोजन पूछते तो बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में हुआ था। और वो भी वो किसका, कौन सा आयोजन था फ्रेंड, तो 30वां आयोजन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो स्मारक मित्र योजना, इसकी शुरुआत किसने किया था, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक फ्रेंड, तो ये तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फितूर 2023, जो अंतरराष्ट्रीय मेला है, फितूर 2023 मेला, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। एक क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए फितूर 2023 जो मेला है, कौन सा, फितूर मेला 2023 मेला, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। ये क्वेश्चन पहले आता है फ्रेंड, इसका आयोजन कहाँ हुआ था 2023 में।
तो इसका आयोजन 2023 में हुआ था मैड्रिड में। कहाँ हुआ था फ्रेंड? मैड्रिड में। क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है, इसीलिए इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर होता है। तो इस बार 2023 में कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो यह हुआ था मैड्रिड में। कहाँ हुआ था? मैड्रिड में, याद रहेगा। और ये क्या है फ्रेंड? तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है। ठीक, याद रखिएगा। फितूर 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड? 2023 में, तो मैड्रिड में, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि मार्ग पोर्टल किसने लॉन्च किया था? अगला क्वेश्चन है मार्ग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये मार्ग पोर्टल जो है फ्रेंड वो स्टार्टअप के लिए इसको शुरू किया गया है। तो सब सोचिए फ्रेंड कि अगर ये उद्योग के लिए शुरू किया गया है, स्टार्टअप के लिए शुरू किया गया है, तो वो वही मंत्रालय शुरू करेगा। यानी कि ये जो मार्ग पोर्टल है इसको लॉन्च किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री है पीयूष गोयल। ठीक फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन क्या है इस यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए फ्रेंड कौन सा? तो मार्ग ये जो मार्ग पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया है फ्रेंड? इसको लॉन्च करने वाले हैं कौन है फ्रेंड? तो बताइए कौन है? तो वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और इसके मंत्री कौन है फ्रेंड? मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। कौन है फ्रेंड? पीयूष गोयल जी है, याद रखिएगा। तो जो मार्ग पोर्टल है उसको किसने लॉन्च किया है फ्रेंड? तो मार्ग पोर्टल को लॉन्च करने वाले हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और ये जो पोर्टल है वो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इसी से ध्यान रखिएगा कि अगर ये स्टार्टअप के बढ़ावा देने के लिए है तो स्टार्टअप से ही संबंधित कोई मंत्रालय इसको जारी करेगा। तो वो इसको शुरू किए हैं, किसने लॉन्च किया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री है पीयूष गोयल। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए अगला इसको पहले नोट कर लीजिए ताकि इसको पहले साफ कर दें। नोट कर लीजिए फ्रेंड, पहला उद्यान उत्सव 2023 मुंबई में हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी शुरू किए हैं। सॉरी फ्रेंड, जो उद्यान योजना है यहाँ पे मिस्टेक हो गया है फ्रेंड। यहाँ पे उद्यान योजना मुंबई में नहीं, ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड? नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड? नई दिल्ली में। यहाँ पे मिस्टेक हो गया फ्रेंड, देख लीजिएगा। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। उद्यान उत्सव 2023 जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। और किसने शुरू किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी। किसने शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू जी, याद रहेगा। चलिए अगला, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सुधार लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे नई दिल्ली बोले थे और मुंबई लिख दिए थे, तो आप लोग नई दिल्ली लिखिएगा। ठीक फ्रेंड, चलिए तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए हैं, नोट करते जाइएगा फ्रेंड, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए फ्रेंड, गर्मी तो बहुत है, पर गर्मी बहुत है रुकना नहीं है, क्योंकि लक्ष्य के पास पहुंचना है, थकना नहीं है। गर्मी बहुत है, रुकना नहीं है, लक्ष्य के पास पहुंचना है, लक्ष्य को पाना है, तो रुकना नहीं है। क्यों फ्रेंड? चलिए हम लोग अगला फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक है सरांग 2023, जो कि सरांग महोत्सव हुआ था 2023 में, वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये एक आईआईटी मद्रास, जो कि भारत के बहुत ही फेमस कहिए कि आईआईटी है, तो वो है आईआईटी मद्रास, और उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि सारंग जो है, सारंग उत्सव 2023 इसका आयोजन किसने किया था फ्रेंड? किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो आईआईटी, किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड? आईआईटी मद्रास के द्वारा, याद रहेगा। यानी कि जो सरांग उत्सव है 2023 इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक फ्रेंड, देखिए यही आईआईटी मद्रास है जो एक रिपोर्ट आया है जिसमें भारत का सबसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत का सबसे सर्वोच्च आईआईटी बन गया है। कौन सा? आईआईटी मद्रास। तो यही याद रखिएगा, इसी के द्वारा सारंग उत्सव 2023 शुरू किया गया था, याद रहेगा फ्रेंड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सहर्ष योजना किसने शुरू किया था? सहर्ष योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? कौन सा योजना है फ्रेंड? सहर्ष योजना।
सहर्ष योजना। ये योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, क्यों किया गया है, ये जानना जरूरी है। तो ये शुरू किया गया है त्रिपुरा में। कहाँ शुरू किया गया है फ्रेंड? त्रिपुरा में। और क्यों शुरू किया गया है? तो इस त्रिपुरा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया फ्रेंड? तो त्रिपुरा में। कहाँ पे शुरू किया गया है? ये कहाँ की योजना है फ्रेंड? ये कहाँ की योजना है? तो ये है त्रिपुरा की योजना। कहाँ है फ्रेंड? त्रिपुरा की योजना है। और किससे संबंधित है फ्रेंड? तो ये शिक्षा के में बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए शुरू किया गया है? शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सा? सहर्ष योजना शुरू किया गया है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ठीक फ्रेंड, तो याद रखिएगा, सहर्ष योजना कहाँ शुरू किया गया है? त्रिपुरा में। और किस लिए? तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है कि जो है जागा मिशन किस राज्य से संबंधित है, जिसको हाल ही में यूएनए के द्वारा जो है हैबिटेट जो क्या बोलते हैं फ्रेंड, सेकेंड बार जो है यूएनओ के द्वारा हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। तो ये जो जागा मिशन है, देखिए फ्रेंड, जागा मिशन बहुत ही फेमस मिशन है। एक बार ये 68 67 की बीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये फिर से एक्टिव हुआ है जागा मिशन। तो क्योंकि इसको सेकेंड बार, जब पहली बार दिया गया था तब भी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, और ये सेकेंड बार इसको यूएन के द्वारा जो है हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। तो दूसरा बार दिया गया तो फिर क्वेश्चन पूछेगा, तो इस जागा ही मिशन को दिया गया है। तो ये जो जागा मिशन यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड, देखिए जो जागा मिशन है, कहाँ पे फ्रेंड? जागा मिशन। ये कहाँ, किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड? तो ये संबंधित है उड़ीसा से। कहाँ से संबंधित है फ्रेंड? ये जागा मिशन जो है वो उड़ीसा का है। कहाँ का फ्रेंड? ये उड़ीसा का है। ठीक, याद रखिएगा। और ये जागा मिशन जो है उसको सेकेंड बार यानी कि दूसरी बार यूएन के द्वारा हैबिटेट अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया है फ्रेंड इसको? तो इसको दूसरी बार हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। जब ये पहली बार दिया गया था तो भी क्वेश्चन पूछा था, और फिर ये एक्टिव हुआ है। क्यों? क्योंकि सेकेंड बार फिर से इसी मिशन को मिल गया है। तो इससे याद रखिएगा, फिर एग्जाम में ये टपकेगा कि जागा मिशन किस राज्य से संबंधित है जिसको सेकेंड बार यूएन हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। तो जागा मिशन को ये किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। उड़ीसा वही फ्रेंड जो हाल ही में बहुत दुखों से झेल रहा है, जहाँ पे ट्रेन हादसे हुए हैं। तो ये आप लोग जानते ही होंगे, हमारे बिहार से भी बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हो चुकी है, जिसके लिए बिहार सरकार ने 2-2 लाख रुपया, जो मृतक के परिजन है उनको 2-2 लाख रुपया देने का घोषणा किया है, और जो घायल हुए उनको 1-1 लाख रुपया देने की घोषणा की है। ठीक फ्रेंड, तो ये पैसा तो जो लोग को खो चुके हैं उसकी पैसा तो उसकी कमी पूरा कभी कर नहीं पाएगी फ्रेंड। ठीक, तो फिर भी उन घर की जो परिस्थितियां बिगड़ गई, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को उनकी डेथ हो चुकी है उस घटने में, जिसमें कि केवल जिसके घर में केवल एक ही वही कमाने वाला आदमी था। बताइए फ्रेंड, उस घर पे की क्या बीत रही होगी जिसमें केवल एक कमाने वाला था, वो भी अब नहीं रहा। ठीक फ्रेंड, तो सरकार उसको कुछ मुआवजा दे रही है, घोषणा की है कि 2-2 लाख रुपया देगी मृतकों के घर परिजनों को, और 1-1 लाख रुपया देगी जिसके घर जो घायल हुए हैं। ठीक फ्रेंड, तो यही उड़ीसा है जहाँ पे जागा मिशन यही उड़ीसा से संबंधित है। ठीक फ्रेंड, तो याद रखिएगा जागा मिशन किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। याद रहेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। देखिए आ गया भारतीय विज्ञान कांग्रेस। वहां पे कौन था फ्रेंड? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। यहाँ पे कौन सा हो गया? भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक, तो वो जो बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, और ये वाला कहाँ हुआ है फ्रेंड? तो नागपुर में। कहाँ हुआ है फ्रेंड? नागपुर में। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए जो 108वीं है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक फ्रेंड, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ किया गया है फ्रेंड? इसका आयोजन किया गया है नागपुर में। कहाँ किया गया है फ्रेंड? नागपुर, महाराष्ट्र में।
याद रहेगा फ्रेंड, कहाँ पे किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। और इसका थीम क्या रखा गया? थीम इसका बहुत जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में एक बार का पूछा हुआ है। 117वीं की 106ठी जो हुई थी भारतीय विज्ञान कांग्रेस, उसका थीम पूछा था। तो ये जो 108वीं हुई है 2023 में, इसका थीम क्या है फ्रेंड? तो आजकल कौन सा ज्यादा मुद्दा चल रहा है? महिला सशक्तिकरण और सतत विकास। ये मुद्दा काफी आगे आगे चल रहा है, तो इसका थीम भी यही है, महिला। इसका थीम क्या है फ्रेंड? थीम याद रखिएगा, इसका थीम है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास, सतत विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये इसका थीम है। क्या है फ्रेंड? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जिसका आयोजन नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया है, इसकी ये थीम है। याद रखिएगा, थीम से क्वेश्चन जरूर पूछता है फ्रेंड, तो इस थीम को याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कि संविधान साक्षरता अभियान। कौन सा फ्रेंड? कौन सा अभियान? कौन सा अभियान? इसको लिख लिए हैं, इसको लिख लिए हैं फ्रेंड। चलिए यहाँ पे हम लिख देखते हैं। एक क्वेश्चन है जिसका नाम है संविधान साक्षरता अभियान। संविधान साक्षरता अभियान ये किस राज्य में शुरू किया गया है फ्रेंड? तो ये शुरू किया गया है केरल में। कहाँ शुरू किया गया है फ्रेंड? ये शुरू किया गया है केरल में। कहाँ शुरू किया गया है? केरल में। याद रहेगा। देखिए जब भी साक्षरता से कोई क्वेश्चन आता है तो भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? केरल। तो वहाँ पे अधिकांश साक्षरता से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, अभियान है, वो चलता रहता है। तो ये कौन सा योजना है? संविधान साक्षरता अभियान। और ये कहाँ पे शुरू किया गया है? केरल में। कहाँ शुरू किया गया है? केरल में। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सारांश उत्सव 2023 है वो किसने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है कि सहर्ष योजना कहाँ शुरू हुआ है? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। और इसका थीम क्या है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये इसका थीम है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जागा मिशन किस राज्य से संबंधित है जिसको दूसरी बार यूएन हैबिटेट अवार्ड दिया गया है? तो वो है उड़ीसा से संबंधित। ठीक फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि संविधान साक्षरता अभियान किसने शुरू किया है? किस राज्य ने? तो केरल ने। याद रहेगा फ्रेंड। तो चलिए इसको नोट करते जाइएगा फ्रेंड। इसको एक बार फिर से अपना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कीजिएगा। चलिए मिटाते हैं फ्रेंड इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो कौन सा है फ्रेंड? तो अगला क्वेश्चन है कि द नीलगिरी जो परियोजना है, नीलगिरी परियोजना, वो किस राज्य में शुरू किया गया है? कौन सा परियोजना है फ्रेंड? तो अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी तहर परियोजना कौन सा है? नीलगिरी तहर परियोजना ये किस राज्य में शुरू किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, इसको ध्यान देना है। तो नीलगिरी तहर परियोजना ये किस राज्य में शुरू किया गया है फ्रेंड? तो ये शुरू किया गया है कहाँ पे? बताइए बताइए। तो ये शुरू किया गया है कहाँ पे फ्रेंड? शुरू किया गया है तो नीलगिरी तहर परियोजना जो है वो तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है फ्रेंड? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। यानी कि नीलगिरी तहर परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। इससे याद रखिएगा फ्रेंड कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में अधिकांश पाई जाती है। तो वहाँ पे यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि नीलगिरी जो परियोजना है, नीलगिरी तहर परियोजना, वो कहाँ शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? क्योंकि जो वो है कांति वेलेंगु योजना कहाँ शुरू किया गया है? एक और योजना है फ्रेंड जिसका नाम है कांति वेलुगु योजना। कांति वेलुगु योजना
ये कहाँ शुरू किया गया है फ्रेंड? तो ये कांति वेलुगु योजना जो है वो तेलंगाना में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना में। कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना में। वही तेलंगाना है जो 2 जून 2014 को बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। उसी तेलंगाना में कांति वेलुगु योजना जो है उसको शुरू किया गया है। यहाँ पे 2 योजना प्रमुख है। नीलगिरी जो तहर परियोजना है वो तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। तो वहाँ पे नीलगिरी तहर परियोजना शुरू किया गया है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन क्या है? कांति वेलुगु जो योजना है वो कहाँ शुरू किया गया है? कांति वेलुगु योजना कहाँ शुरू किया गया है फ्रेंड? तो तेलंगाना में। याद रहेगा, ये दोनों योजनाओं को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है फिर फ्रेंड? देखिए, जो 17वीं भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो कौन सा फ्रेंड? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस कौन सा फ्रेंड? भारतीय प्रवासी दिवस 2023। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि इसी 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। ठीक फ्रेंड? और ये जो 2023 में प्रवासी दिवस मनाया गया था वो कौन सा क्रम का था? तो वो था 17वां क्रम का। कौन सा था फ्रेंड? प्रवासी दिवस 17वां क्रम का था। कौन से क्रम का था? 17वां क्रम का था। और एक और बात है कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य जो चीफ गेस्ट है उसके रूप में कौन आए थे? यानी कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? मुख्य अतिथि बन करके कौन आए थे फ्रेंड? तो इसमें मुख्य अतिथि बन करके आए थे, गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान। कौन है फ्रेंड? मोहम्मद इरफान। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो मोहम्मद इरफान। ये जो मोहम्मद इरफान साहब है वो क्या है फ्रेंड? तो गुयाना के राष्ट्रपति। जो गुयाना है वहां के राष्ट्रपति है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान साहब जो है वो आए थे। इस बार जो है प्रवासी दिवस मनाया गया था। तो यहाँ से तीनों बातों को याद रखिएगा कि जो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 2023 में कौन सा क्रम का था? 17वां क्रम का था। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। कौन फ्रेंड? मोहम्मद इरफान। ये 3 बातें याद रखिएगा कि ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, 2023 में 17वां क्रम का था और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। याद रहेगा फ्रेंड? तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस तो फ्रेंड मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? इसको पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको पहले हम मिटाएंगे। ठीक फ्रेंड, चलिए वो सारे क्वेश्चन फ्रेंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में जा करके सीधे फंसेगा, वही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम एनालिसिस किए हैं करंट का कि करंट का क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसी दिशा से हम करंट को ले चल रहे हैं। क्यों फ्रेंड? तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो मनाया जाता है 12 जनवरी को, ये तो सबको पता है। राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक फ्रेंड, ये कब मनाया जाता है फ्रेंड? ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है फ्रेंड? 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। तो देखिए फ्रेंड जो 12 जनवरी को मनाया जाता है उसमें जो 2023 में मनाया गया था, जो 2023 में मनाया गया था वो कौन सा क्रम का था? ठीक फ्रेंड, और इसकी थीम क्या थी और ये कहाँ हुआ था? तीनों बातों को याद रखना है। देखिए फ्रेंड ये जो 12 जनवरी को मनाया जाता है तो 2023 में इसका कौन सा क्रम था? 26वां क्रम था। कौन था फ्रेंड? इसका 26वां क्रम था। याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। और इस राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी फ्रेंड 2023 की? तो ये है, कौन सा थीम था फ्रेंड? इसका थीम था, ये कौन सा थीम था फ्रेंड? रुकिए, विकसित युवा और विकसित देश। कौन सा थीम था फ्रेंड? विकसित युवा और विकसित देश और विकसित देश। बात सही है फ्रेंड, जब तक से हमारे देश के युवा विकसित नहीं होंगे तब तक से वो देश विकसित नहीं होगा। तो यानी कि विकसित युवा और विकसित देश ये जो था वो 2023 में युवा दिवस पर थीम था।
तो 2023 में जो युवा दिवस है, पहले तो युवा दिवस मनाया कब जाता है, 12 जनवरी को। 2023 में कौन सा क्रम का मनाया गया, 26वां क्रम का, याद रहेगा। इसका जो है थीम क्या था, तो विकसित युवा और विकसित देश, ये थीम था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, कर्नाटक में, याद रहेगा। तो यहाँ से ये बातें याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 2023 में इसका 26वां क्रम था, इसका कर्नाटक में आयोजन हुआ था और इसका थीम था विकसित युवा और विकसित देश, क्योंकि जब तक से युवा विकसित नहीं होंगे तब तक से देश भी विकसित नहीं होगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है फ्रेंड, 24 जनवरी को, याद रहेगा। तो देखिए फ्रेंड 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये जो 2023 की थीम क्या थी फ्रेंड, 2023 में थीम क्या था, ये थीम बहुत जरूरी होता है। किसी भी दिवस मनाया जा रहा है तो उसका थीम क्या है, यही एग्जाम में ज्यादा पूछता है, क्योंकि ये तो सबको पता रहा है कि इस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या रखा गया है इस बार, तो 2023 में इसका थीम रखा गया फ्रेंड, जो अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको समर्पित कर दिया गया है इसके थीम को। किस अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं, जो संघर्ष कर रही थी वहां की महिलाएं अफगानिस्तान की, उनके पूरी तरह से समर्पित कर दिया गया है ये थीम, ठीक फ्रेंड। और ये यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इसकी थीम क्या थी 2023 में, तो ये इसकी थीम थी फ्रेंड कि जो अफगानिस्तान की महिलाएं थी, जब तालिबानियों का आक्रमण हुआ था अफगानिस्तान पे, जब तालिबानियों का अधिकार हो गया था अफगानिस्तान पे, उस समय वहां की महिलाएं कैसी संघर्ष कर रही थी, तो वहां के अफगानिस्तान के महिलाओं को समर्पित है यह थीम, महिलाओं को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड पूछने के बहुत चांस है, क्योंकि इसका थीम ही कुछ अजीब है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए फ्रेंड याद रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। और 2023 में उसका थीम क्या रखा गया है, तो इसके थीम फ्रेंड अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको समर्पित कर दिया गया इस थीम को, तो याद रखिएगा। तो जो आप लोग 1 साल पहले की करेंट है कि जब अफगानिस्तान पर तालिबानियों का जो अधिकार हो गया, उस समय वहाँ की महिलाएं जो संघर्ष झेल रही थी, उसी संघर्ष को देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर उसके थीम के रूप में उन महिलाओं को समर्पित कर दिया गया है इसका थीम, तो याद रहेगा फ्रेंड। चलिए आगे हम लोग कौन सा देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, इसको नोट करिए। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 में 26वां क्रम था, कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था। इसका थीम था विकसित युवा विकसित देश। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, अफगानिस्तान के महिलाओं को समर्पित कर दिया गया है इसके थीम को। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड, इसको मिटाते हैं हम। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है फ्रेंड, बस 2-4 और क्वेश्चन बचा हुआ है। तो कौन सा मंजिल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए जो 74वां गणतंत्र दिवस हुआ था, इस बार जो 2023 में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, सबको पता है। तो जो इस बार का जो गणतंत्र दिवस था वो 74वां था। कौन सा था, 74वां था। यहाँ पे गणतंत्र दिवस से क्वेश्चन आता है कि जो 74वां गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस 2023, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन सकते हो वो सारे हम इसमें देंगे। कब मनाया जाता है सबको पता है, कब मनाया जाता है फ्रेंड, 26 जनवरी को मनाया जाता है ना, 26 जनवरी को। उसके बाद देखिए फ्रेंड इस बार इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था, मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे फ्रेंड, इस बात को ध्यान देना है। तो मिस्र के जो मिस्र के राष्ट्रपति है जिनका नाम है अब्देल फतेह सीसी, अब्देल फतेह सीसी, कौन है फ्रेंड, अब्देल फतेह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति है। कहाँ के राष्ट्रपति है, मिस्र के राष्ट्रपति है।
ये मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे फ्रेंड। जो 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में मनाया गया था, तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे फ्रेंड? तो ये जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी, कौन फ्रेंड? अब्देल फतेह सीसी, वो आए थे इसमें मुख्य अतिथि के रूप में। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए आगे इसमें और क्या ध्यान देना है कि फ्रेंड इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी के अवार्ड किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किसको दिया गया फ्रेंड? सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसको दिया गया है? तो उत्तराखंड के झांकी को। कहाँ का झांकी को? जो उत्तराखंड की झांकी है फ्रेंड, उत्तराखंड की झांकी, उसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब। झांकी का खिताब, यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किसको दिया गया है फ्रेंड? तो वो दिया गया है उत्तराखंड को। किसको दिया गया है? उत्तराखंड को। इससे ये बात याद रखिएगा कि जो गणतंत्र दिवस 2023 में जो मनाया गया था वो 74 नंबर का था, ठीक फ्रेंड। और ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी। और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किसको मिला है? उत्तराखंड को। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बस फ्रेंड मंजिल बहुत करीब है और 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है। 30 नंबर पे आ गए हैं और 10 क्वेश्चन है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है फ्रेंड? 25 जनवरी को, याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, ठीक फ्रेंड। और इस बार का थीम क्या था? 2023 में जो थीम था, 2023 का थीम क्या था फ्रेंड? तो 2023 का थीम था कि वोट, क्या थीम था? वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट हम जरूर देंगे। क्या फ्रेंड? वोट हम जरूर देंगे, ये इसका थीम था। यानी कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है और 2023 में थीम क्या था कि वोट जैसा कुछ भी नहीं और वोट हम जरूर देंगे, ये थीम था, याद रखिएगा, ठीक फ्रेंड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये जितने भी दिवस थे मुख्य रूप से 2023 में जनवरी का जो थीम था, जो 2023 में जनवरी के जो दिवस थे उसको हम इसमें डिस्कस किए हैं फ्रेंड। जो मुख्य दिवस था और उसके थीम भी हम बताते चले हैं, तो इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन में तैनात पहली महिला कैप्टन अधिकारी कौन बन गई है? यानी कि सियाचिन, ये हम एक बार करेंट में पढ़ा चुके हैं। सियाचिन में जो तैनात की गई है पहली महिला जो कैप्टन अधिकारी के रूप में कौन बन गई है? शिवा चौहान। कौन है फ्रेंड? शिवा चौहान। ये क्वेश्चन आने की 100%, 110% गारंटी है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा ये, क्योंकि आ चुका है। पीछे जो अभी एग्जाम चल रहे उसमें कई एग्जामों में ये आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। किसको याद रखना है फ्रेंड? पहले इसको लिखिए, इसको पहले नोट करिए, इसको पहले नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। देखिए क्या है फ्रेंड कि जो सियाचिन में तैनात पहली महिला कैप्टन अधिकारी कौन बन गई है? कौन सी फ्रेंड? सियाचिन, जो कि जहां पे चीन हमेशा मतभेद करते रहता है, वही सियाचिन, ठीक, जो कि सबसे ऊंची ग्लेशियर है। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है फ्रेंड? पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि सियाचिन में तैनात की गई पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है शिवा चौहान। कौन बनी है फ्रेंड? शिवा चौहान। कौन बन गई है फ्रेंड? शिवा चौहान।
देखिए फ्रेंड, जब देश का नाम आता है और किसी देश के सैनिकों की जब बात आती है तो अपने आप शरीर में एक ऊर्जा से ऐसा हो जाता है कि मतलब पढ़ा किसको रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर में चैन से सोए हैं और वो जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। तो उनके लिए फ्रेंड, उनकी जब नाम आता है, जब कभी उनके बारे में जिक्र करने को मिलता है तो वो बहुत ही आदमी शान से, गर्व से उनके बारे में चर्चा करता है। तो वही फ्रेंड, ये शिवा चौहान जो है वो एक पहली महिला बन गई है जो सियाचिन, जो कि सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, वहां पे तैनात की गई है पहली महिला अधिकारी के रूप में। किनको? शिवा चौहान को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है फ्रेंड, तो सीमा सड़क संगठन द्वारा भूटान के आइसनमेंट जो देखिए, एक क्वेश्चन है, एक परियोजना चल रहा था जिसका नाम था दंतक परियोजना। कौन सा परियोजना था? दंतक परियोजना, भारत और नेपाल के बीच। उसी में जो सीमा, उसमें क्या था फ्रेंड, सड़क बनाने की बातें चल रही थी। तो उसी में जो हमारे भारत, कौन सा, सीमा सड़क संगठन जो है BRO, उनके द्वारा भूटान में जो है भूटान के आइसन नेट पर तैनात की गई पहली महिला कौन, पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है फ्रेंड? तो वो बन गई है सुरभि जखमौला। कौन है? सुरभि जखमौला। पहले इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि रेड पेन फ्रेंड दिख नहीं रहा है, इसका इंक खत्म हो गया है, ब्लैक से ही लिखते हैं। देखिए, जो सीमा सड़क संगठन द्वारा भूटान में असाइनमेंट, कौन सा असाइनमेंट था फ्रेंड? तो दंतक परियोजना थी। असाइनमेंट पर तैनात की गई पहली महिला अधिकारी कौन है? पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है फ्रेंड? ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, भारत और नेपाल के बीच दंतक परियोजना चल रहा था और उसी परियोजना में फ्रेंड, नेपाल में नहीं, भूटान के साथ। कहाँ पे फ्रेंड? भूटान के साथ। तो जो दंतक परियोजना चल रहा था भारत और भूटान के बीच, और ये दोनों देशों के बीच जो ये दंतक परियोजना जिसमें सड़क बनाने की बात की जा रही थी, तो उसी में जो है सीमा सड़क संगठन ने भूटान में असाइनमेंट पर, यानी कि जो असाइनमेंट दंतक परियोजना तय किया गया था असाइनमेंट, उसी असाइनमेंट पर तैनात की गई पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? सुरभि जखमौला। कौन बनी है फ्रेंड? पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? सुरभि जखमौला। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सीमा सड़क संगठन भूटान है, यहाँ पे नेपाल नहीं याद रखिएगा, भूटान याद रखिएगा। भूटान में असाइनमेंट पर तैनात की गई पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? सुरभि जखमौला। कौन बन गई है फ्रेंड? सुरभि जखमौला। तो यहाँ पे सियाचिन में तैनात पहली महिला शिवा चौहान, और यहाँ पे जो है भूटान में असाइनमेंट पर तैनात की गई पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमौला। याद रहेगा फ्रेंड, ये दोनों नाम बहुत ही फेमस है और एग्जाम में भी फेमस में आएगा ही, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। शिवा चौहान, सुरभि जखमौला। ठीक फ्रेंड, शिवा चौहान जो कि सियाचिन में तैनात की गई है, और सुरभि जखमौला जो भूटान में दंतक परियोजना पर जो असाइनमेंट था उसमें उनको तैनात किया गया है। किसको? सुरभि जखमौला को। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है फ्रेंड, कि कुश्ती महासंघ के, जो कि हाल देख रहे हैं आप लोग फ्रेंड, ये संघर्ष चल रहा है, तो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष, कुश्ती महासंघ के कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? यानी कि हुआ क्या है फ्रेंड, कि जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष पद पर थे बृजभूषण सिंह, उनके खिलाफ जो है क्या बोलते हैं कि महिलाओं पर उत्पीड़न के लिए, महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध उन पर जो है केस की गई है और उनका विरोध किया जा रहा है, तो उनको उनके पद से हटा दिया गया फिलहाल में। तो फिर वहां पे कुश्ती महासंघ को देख रेख के लिए, उनके कामकाज के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है? तो MC मैरी कॉम। किसकी अध्यक्षता में फ्रेंड? MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? तो MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में। यानी कि कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने के लिए
किसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया है? किसकी अध्यक्षता में फ्रेंड? तो याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में, तो एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में फ्रेंड? एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो कुश्ती महासंघ की देखरेख करेगा, क्योंकि वहाँ उसके जो अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह, उन पर केस चल रहा है, उन पर महिलाओं पर उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार करने के में उनको विरोध किया जा रहा है उनका, तो इसके लिए सरकार उनको पद से हटा दिया है। तो पद से हटा दिया है तो वो कुश्ती महासंघ सही से चले, संतुलित ढंग से चले, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में। याद रखिएगा फ्रेंड। एक और हाल फिलहाल में भी एक समिति का गठन हुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे करेंट, तो उसमें पढ़ेंगे कि किसके लिए, जो मणिपुर में हिंसा हो रहा है फ्रेंड, जो हिंसा और दंगा हुआ है उसकी जांच के लिए, जो कि गुवाहाटी के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं अजय लंबा, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो वो भी क्वेश्चन जरूरी है, ये भी क्वेश्चन जरूरी है, तो वो हम पढ़ाएंगे अभी आगे, पर इसको अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक फ्रेंड, यानी कि कुश्ती महासंघ के जो है कामकाजी को चलाने के लिए वहां पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति बैठाया गया है? तो एमसी मैरी कॉम के। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फिर से एक बार इसको देखते हैं। तो जो सियाचिन में तैनात की गई पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान। सीमा सड़क संगठन द्वारा भूटान में असाइनमेंट पर तैनात की गई पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमौला, जो कि दंतक परियोजना पर चल रही थी। कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में। ठीक फ्रेंड, किसकी अध्यक्षता में? एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। संघर्ष का जीवन है फ्रेंड, संघर्ष करते रहना है, क्योंकि ये संघर्ष कब आपकी जिंदगी बदल देगी पता भी नहीं चलेगा। तो संघर्ष से कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कि विश्व का पहला ताड़ के पत्ते के पांडुलिपियों का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? यानी कि विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का जो पांडुलिपि संग्रहालय है पांडुलिपियों का, वो कहाँ बनाया जा रहा है? क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व का पहला जो ताड़ के पत्ते की जो पांडुलिपियां है, ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है फ्रेंड? तो ये जो ताड़ के पत्ते की जो पांडुलिपियों का संग्रहालय है वो बनाया जा रहा है भाई साहब केरल में। कहाँ बनाया जा रहा है फ्रेंड? केरल में। याद रहेगा, कहाँ बनाया जा रहा है? केरल में। यानी कि विश्व का पहला ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? केरल में। कहाँ पे फ्रेंड? केरल में। अभी हम लोग केरल का एक और करंट पढ़े थे जहाँ पे संविधान साक्षरता अभियान शुरू किया गया था केरल में, और एक फिर पढ़े केरल से ही एक कौन सा है, तो वो है कि जो विश्व का पहला ताड़ के पत्ते की जो पांडुलिपियां उसका संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? केरल में। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 5G जो है सक्षम ड्रोन कौन सा है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है फ्रेंड? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्काईवॉक ड्रोन। क्या नाम है? स्काईवॉक ड्रोन। एक नाम है स्काईवॉक ड्रोन। कौन सा है फ्रेंड? स्काईवॉक ड्रोन। ये जो ड्रोन है वो कौन सा ड्रोन है फ्रेंड? तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है फ्रेंड? तो वो है स्काईवॉक ड्रोन। कौन सा है फ्रेंड? स्काईवॉक ड्रोन। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि भारत का पहला है और पहला चीज जो है वो सब इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो पहला बोली हो, पहली पढ़ाई हो, कोई भी पहला चीज हो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये भी पहला है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? तो स्काईवॉक ड्रोन है। कौन सा है? स्काईवॉक ड्रोन। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कुछ हम लोग मृत्यु देख लेते हैं। तो एक पेले जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी है, कौन, जिनका नाम क्या है फ्रेंड? पेले। कौन सा नाम है? क्या नाम है उनका फ्रेंड? दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ये चल नहीं रहा है।
एक एक पेले नाम के खिलाड़ी है जी फ्रेंड, उनका निधन हो गया है। क्या हो गया फ्रेंड? उनका हो गया है निधन। ये कौन थे फ्रेंड? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं फ्रेंड? तो ये ब्राजील के हैं फुटबॉल के खिलाड़ी। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है वो ये इनकी अध्यक्षता में ब्राजील जो है वो फुटबॉल का कई बार विश्व कप जीत चुका है। और इनको फ्रेंड, इन्हीं पेले को जो है ब्राजील की सरकार ने इनको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। सोचिए फ्रेंड, एक व्यक्ति को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ताजमहल है, राष्ट्रीय धरोहर है। इस तरह से स्थानों को फ्रेंड राष्ट्रीय धरोहर या संस्थानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाता है। और या इनको ब्राजील में इनको ही राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया वहां के सरकार ने, क्योंकि ये इतना फेमस है। ये कौन है? पेले, जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी है ब्राजील के। याद रहेंगे फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन कौन है? अगला है कि नीलमणि फूंककर। इनको इस क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लीजिए फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिए। कौन सा? विश्व का पहला ताड़ के पट्टे की पांडुलिपि कहाँ बनाया जा रहा है फ्रेंड? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है कि स्काईवॉक ड्रोन, जो कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, कौन सा है? स्काईवॉक ड्रोन। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? तो पेले जिनका निधन हो गया है वो कहाँ के फुटबॉलर के खिलाड़ी है? ब्राजील के फुटबॉलर खिलाड़ी है। याद रहेगा फ्रेंड। तो ये तीनों बातें याद रखना है। ठीक, चलिए और मात्र 2-4 क्वेश्चन बचा है फ्रेंड, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीलमणि फूकन कौन सा? हमारे फूफा जी। कौन है? नीलमणि फूकन है। नीलमणि फूफा जी नहीं है फ्रेंड मेरे, ऐसे ही बोले हम नीलमणि, नहीं तो कहीं देखेंगे ये मेरे फूफा जी तो कहेंगे मेरे को बोल रही है। नीलमणि फूकन, ये जो नीलमणि फूकन है इनका भी निधन हो चुका है। और इनको 2022 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इनका हो गया है निधन। क्या हो गया फ्रेंड? ये हो गए हैं, इनका हो गया है निधन। और इनको मिला था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 2023 में किसको मिला है फ्रेंड? जल्दी से बताइए कौन थे? तो कौन है? दामोदर मौजे। दामोदर मौजे को मिला है 2023 में। और ये जो थे नीलमणि फूकन, उनको मिला था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 2022 में दिया गया था। जो 97 नंबर का है वो दामोदर मौजे को दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये भी, इनका भी निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? कि SCO की बैठक, कौन सा फ्रेंड? संघाई सहयोग संगठन, SCO, इसकी बैठक, SCO की बैठक 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? कौन कर रहा है फ्रेंड इसकी अध्यक्षता? तो ये हमारा कर रहा है भारत। कौन कर रहा है फ्रेंड? हमारे भारत जो है वो इसकी SCO की, संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो हमारा भारत कर रहा है। ठीक फ्रेंड। और भारत जो है वो G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है। तो ये जो 2023 में भारत जो है वो बहुत, मतलब कि 2 प्रमुख बैठकों का अध्यक्षता कर रहा है, एक संघाई सहयोग संगठन का और एक G20 का। इनका बैठक जो है वो हमारे भारत में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? हमारा भारत। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा, यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है, यूरोपीय संघ जिसकी राजधानी बेल्जियम है, यूरोपीय संघ जिसका मुख्यालय कहाँ पे फ्रेंड? बेल्जियम में। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा, यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सा है फ्रेंड? यूरो। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश, यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है फ्रेंड? तो 20वां देश है क्रोएशिया। कौन सा है फ्रेंड? क्रोएशिया। याद रहेगा, यूरो को, यानी कि यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, उसको अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है फ्रेंड? तो वो बन गया है कौन? क्रोएशिया। ठीक फ्रेंड, याद रखिएगा। और इस क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है फ्रेंड? इसको राजधानी को याद रखिएगा, राजधानी है कहाँ पर है फ्रेंड? इसकी राजधानी है जगरेब। कहाँ पे है? जगरेब। कहाँ पे है फ्रेंड? जगरेब। इसकी राजधानी कहाँ है? क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब। ठीक, याद रखिएगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो BPSC के जो मेंस हुआ था इस बार 68 मेंस, उसमें लिखने के लिए इस क्वेश्चन पर दे दिया था। क्वेश्चन कौन सा है? कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जो जम्बूरी है, कौन सा है फ्रेंड? देखिए इसको पहले हम मिटा देते हैं, लिख लीजिए आप लोग।
क्या क्या है फ्रेंड? तो नीलमणि फुकन जी का निधन हो गया है, जो कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला था। एससीओ की बैठक 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला विश्व देश कौन हो गया है? क्रोएशिया, जिसकी राजधानी है जेग्रेब। चलिए, एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेंस में भी पूछा हुआ था इसी के बारे में। वो कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड? तो जो 18वीं स्काउट और गाइड जम्बूरी, ठीक, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे नहीं पूछा था, मेंस था तो उसमें लिखने के लिए ना पूछेगा फ्रेंड, पर इसी पर था कि 18वीं स्काउट एंड गाइड जुम्बरिक की जो है ये कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में हम लोग को लिखना था, बताना था। मेंस 68 में जाके पेपर देखिएगा, उसमें करंट में जो पेपर 1 हुआ था उसमें करंट के सेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक फ्रेंड। तो इसका आयोजन हुआ था राजस्थान के पाली में। कहाँ हुआ था फ्रेंड? राजस्थान के पाली में। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम लोग को इतना ही याद रखना है, पर सब्जेक्टिव जब पढ़ेगा आप लोग तो इसमें पूरा इसको पढ़ने होता है, क्योंकि इसके बारे में जो है वो लगभग में क्या कहिए तो 60 से 80 शब्दों में लिखना था। तो इसको 60 से 80 शब्द लिखने के लिए इसके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, लेकिन हम लोग के ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से इतना ही याद रखना है कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पाली राजस्थान में। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए, तो इस तरह से हम लोग 40 करंट आज पढ़ चुके हैं। कितना करंट पढ़ लिया फ्रेंड? 40 करंट हम लोग आज पढ़ चुके हैं। जनवरी 2023 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट हमको लगा सब हम इसमें डिस्कस कर दिए हैं। अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग जनवरी 2023 के जो बिहार के करंट है प्रमुख, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और फिर इस तरह से फरवरी पढ़ लेंगे, मार्च पढ़ेंगे, अप्रैल पढ़ेंगे, इस तरह से हम लोग पूरा सितंबर तक अपना करंट को कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा फ्रेंड, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इससे कुछ हेल्प मिल रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फ्रेंड, एक और बात आप लोग को बतानी थी कि जो ये करंट की जो क्लासेस चल रही है वो ऐसी लगातार मंथली चलती रहेगी, और जो साइंस की क्लास है वो भी चल रही है फ्रेंड। अब हम लोग एक साथ एक चैप्टर को खत्म करते जाएंगे साइंस को, और इधर 20 से 30 दिन में हम लोग पूरा साइंस पढ़ लेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरा साइंस पढ़ ले, फिर उसका रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, ठीक फ्रेंड। और करंट का भी क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन जरूरी होता है। जितना पढ़े उतना याद रहे, ये सबसे जरूरी होता है। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि जितना पढ़े उतना याद रखें। क्यों फ्रेंड? तो ये इसीलिए हम लोग साइंस का भी क्लास हम लोग का स्टार्ट रेगुलर हम डालते हैं वीडियो, आप लोग को उसको देखते रहिए फ्रेंड। और ये गारंटी लेते हैं फ्रेंड कि साइंस का क्लास देखने के बाद बीपीएससी के साइंस आप लोग को गलत नहीं होगा, ये हम जानते हैं। इस साइंस को हमारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक आता है घटना चक्र का बुक, जो हम आप लोग को बताए हैं जब हम पीटी का एनालिसिस किए हैं, उस वीडियो में हम बताए हैं। ये घटना चक्र का साइंस का बुक आता है, उसका सारा क्वेश्चन बनाते हैं। जो चैप्टर आप आज हम लोग पढ़े वीडियो में, उस चैप्टर को आप लोग फिर से उसको पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, और इस तरह से आपका कवर हो जाएगा। और ऐसे करने से फ्रेंड आपका साइंस में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हम जानते हैं, ठीक फ्रेंड। तो चलिए, अगर वही कोशिश कर रहे हैं कि करंट में भी गलत ना हो, क्योंकि जब साइंस और करंट पर पकड़ रहेगी तो अच्छा नंबर हम लोग लाएंगे, क्योंकि उधर से जीएस भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, तब तक आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने ख्याल भी रखते रहिएगा। क्यों फ्रेंड? थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद।